जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपके पेपर का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको मैं बता दूं, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। सेकंड सेमेस्टर में आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना होता है। ठीक है, तो आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लासेस के साथ साथ मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, साथ में मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। आपको एक भी पैसा नहीं देना है। सारी चीज़ें टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दी जाती हैं, तो वहाँ से आप लोग सारे पीडीएफ नोट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, यूनिट 1 है, क्लास 1 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। कुछ बच्चे पूछते हैं सर जी किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। अधिकतर कॉलेज में आपके एमसीक्यूएस एग्जाम ही होने वाले हैं। माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय में भी एमसीक्यूएस एग्जाम होंगे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में भी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में भी हो सकता है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी इस बार आपके एमसीक्यूएस एग्जाम हो। ठीक है, बात और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। और बात करें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी। और इसमें देखें बात करें आपके जैसे प्रोफेसर राजेंद्र रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, यानी देखें उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे अपलेटेड कॉलेज हैं, जहां भी आपके एमसीक्यूएस एग्जाम होने वाले हैं, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाले हैं। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, ये बैच आप लोगों के लिए फ्री है 2025 एग्जाम के लिए, 2026 एग्जाम के लिए भी। ठीक है, इस क्लास को 2027 में देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड सेमेस्टर है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में आपको समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चले जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, तो इनका जो पेपर कोड होगा वो ECO 102 होगा, या ECO 102F, या फिर ECO 103F हो सकता है। ठीक है, पेपर कोड से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग क्लास कंटिन्यू रखिए। ठीक है, यूनिट 1 है आपका, क्लास 1 है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। कुछ बच्चे पूछते हैं किस किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय जहाँ भी आपके समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स सभी बच्चों के लिए है। बिहार विश्वविद्यालय में, छत्तीसगढ़, झारखंड विश्वविद्यालय में जो बच्चे कमेंट करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप लोग क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है। स्कंध अवधारणा में होता है, अनुप्रस्थ काष्ठ विश्लेषण होता है, प्रवाह अवधारणा में होता है, या स्थैतिक अवधारणा में होता है नेशनल इनकम। तो जो नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय होता है, ये प्रवाह की अवधारणा में होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब राष्ट्रीय आय क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग है, जो देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय यानी कमाया गया कुल पैसों का प्रतिनिधित्व करता है नेशनल इनकम। ठीक है, चले इसमें सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे इसे। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, खुली अर्थव्यवस्था में, ओपन इकोनॉमी में, या फिर क्लोज इकोनॉमी में। बताइए किस इकोनॉमी में, किस अर्थव्यवस्था में जो घरेलू आय होती है वो राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा क्लोज इकोनॉमी में। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी में जो अर्थव्यवस्था होगी वो घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए अब इसमें की पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाती है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न हो, तो घरेलू आय राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। ठीक है, चले ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लास है, तो आगे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपकी जिम्मेदारी भी है। ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, चले क्लास और नोट्स और PDF सारी चीज़ें आप लोग फ्री में पाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
देखिए टॉपिक पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का एक भाग नहीं है? वृद्धावस्था पेंशन यह राष्ट्रीय आय का भाग होता है। बेरोजगारी भत्ता भी, छात्रवृत्ति भी आपका राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का भाग होता है। लाभ यानी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ये नेशनल इनकम का भाग नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? कृषि क्षेत्र का, विनिर्माण क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का या फिर लघु उद्योग का? तो भारत की राष्ट्रीय आय में जो हमारा प्यारा देश भारत है इसके नेशनल इनकम में सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र का होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब सेवा क्षेत्र में क्या क्या आते हैं ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। सेवा क्षेत्र देखिए जिसमें बैंकिंग, वित्त, संचार, पर्यटन, शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य सेवा शामिल हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, एक देश की राष्ट्रीय आय को कहा जाता है, ठीक है। एक देश का जो नेशनल इनकम होता है उसको क्या कहा जाएगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाएगा या शुद्ध घरेलू उत्पाद? तो एक देश की, जैसे हमारा प्यारा देश भारत है, तो हमारे प्यारे देश भारत की जो नेशनल इनकम है इसको क्या कहा जाएगा? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये सारे चीज़ें क्या हैं चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग ये जान लीजिए शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, ठीक है। एनडीपी या सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मूल्य ह्रास को घटाकर प्राप्त होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये क्लियर हुआ? चले अब इसमें जैसे दिया है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या होता है तो ये भी जान लीजिए आप लोग। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी यह किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, भले ही उत्पादन देश के भीतर या बाहर हुआ हो, ठीक है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो जीडीपी यह किसी देश के भीतर एक निश्चित अवधि में, ठीक है, एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है, चाहे वे किसी भी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित हो, ठीक है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या होता है? यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में से मूल्य ह्रास यानी पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग से होने वाली हानि को घटाकर प्राप्त होता है, ठीक है। आपको जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, एनडीपी मैंने पढ़ा दी है, ध्यान में रखेंगे। आपके पास बुक होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीए सेमेस्टर वाला आपके साथ है, ठीक है। देखिए समुच्चय के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? जो समुच्चय का अध्ययन होता है इसको समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है समुच्चय के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अध्ययन है जो कि 4 प्रमुख कारकों से संबंधित है। तो यह घरेलू, फर्म, सरकारी तथा बाह्य क्षेत्र से संबंधित होता है समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं किसके मध्य अंतर करता है? तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये वास्तविक अर्थव्यवस्था एवं मौद्रिक अर्थव्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट करता है या फिर अंतर करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें मैको शब्द की उत्पत्ति से हुई है, मैको शब्द की उत्पत्ति से हुई है, क्या हुई है? मैको शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है इस तरह से? तो मैको शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से हुई है जिसका अर्थ है बृहद, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र यानी मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, ये कहा जाता है जे.एम. किन्स को, ठीक है। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जे.एम. किन्स को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चले अब ध्यान रखिएगा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक जॉन मेनार्ड कीन्स हैं को माना जाता है। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स 1883 में इनका जन्म हुआ था। जो जॉन मेनार्ड कीन्स है 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इसको प्रकाशित की, जिसने समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। इनके बुक को याद रखिएगा। ठीक है, और इनका जन्म याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को भी याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जेम कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोहरी गणना किस विधि की समस्या है? दोहरी गणना उत्पादन विधि की समस्या है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू आय में क्या सम्मिलित नहीं होता? मजदूरी, ब्याज, लाभ या फिर अंतरण आय। सकल घरेलू आय में क्या शामिल नहीं होता है? तो अंतरण आय शामिल नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी लाभ, ब्याज और मजदूरी ये सकल घरेलू आय में सम्मिलित होते हैं, अंतरण आय सम्मिलित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विदेशी क्षेत्र किसका भाग है? विदेशी क्षेत्र 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का भाग होता है। ठीक है, विदेशी क्षेत्र किसका भाग है भैया? 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है गुरुजी? चले बता देते हैं आपको। देखें, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था यानी इस मॉडल में अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। पहला है घरेलू क्षेत्र, दूसरा है व्यवसाय क्षेत्र, तीसरा है सरकारी क्षेत्र और चौथा है विदेशी क्षेत्र। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु विनिमय किसका भाग है? बताइए। मुद्रा युक्त 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का, मुद्रा विहीन 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का, 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का या 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का? वस्तु विनिमय किसका भाग होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, देखिए मुद्रा विहीन 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का वस्तु विनिमय भाग होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चले देखें वस्तु विनिमय क्या है, क्या होता है वस्तु विनिमय? तो वस्तु विनिमय का अर्थ है किसी वस्तु या सेवा को सीधे किसी अन्य वस्तु या सेवा के बदले देना, न कि मुद्रा। ठीक है, जैसे प्राचीन इतिहास में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। प्राचीन काल में देखें पैसे, सिक्के, मुद्राएं नहीं चलती थी। उस समय देखें किसी वस्तु को दे करके उस वस्तु के बदले किसी दूसरे वस्तु को लिया जाता था, वही विनिमय का माध्यम था। ठीक है, जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि गाय को, अपनी गाय को दे करके, ठीक है, बहुत सारे गेहूँ उसके बदले में लेते थे। उस समय विनिमय का कोई माध्यम नहीं था, मुद्रा वगैरह नहीं चलता था। ठीक है, तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद का अंतर बराबर है? स्थानांतरण भुगतान के, अवमूल्यन की कीमत के, या फिर अप्रत्यक्ष कर के, या फिर सब्सिडी के? किसके बराबर है? सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, इन दोनों का अंतर अवमूल्यन की कीमत के बराबर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 15 का। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, देखिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी आपका, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी आपका। ठीक है, इनके बीच का जो अंतर है वो अवमूल्यन की कीमत, ठीक है, डिप्रिसिएशन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें हरित लेखांकन में क्या शामिल है? हरित लेखांकन, ठीक है, होता क्या है गुरुजी? अभी बताएंगे। देखिए हरित लेखांकन में आपका जो सम्मिलित होता है वो जीडीपी में पर्यावरण चिंताएं होती हैं। ठीक है, हरित लेखांकन में आपके क्या शामिल होते हैं? जीडीपी में पर्यावरण चिंताएं। अब हरित लेखांकन क्या है इसको बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग एक आर्थिक प्रणाली है जो पर्यावरणीय संसाधनों और उनके प्रभावों को राष्ट्रीय आय लेखांकन यानी जीडीपी में सम्मिलित करने का प्रयास करती है। यह पारंपरिक जीडीपी में पर्यावरणीय क्षति, संसाधनों के क्षय और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के योगदान को समाहित करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें फर्मों से वस्तुएं एवं सेवाएं प्रवाहित होती हैं सरकारी क्षेत्र में,
गृहस्थ यानी घर वाले क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, या फिर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। बताइए, जो फर्म होती हैं, फर्म से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो ये फर्म से वस्तुएं जो बनाई जाती हैं ये किस सेवाओं में प्रवाहित होती हैं? गृहस्थ क्षेत्र में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवाओं का पुरस्कार दिया जाता है वस्तुओं के रूप में, सेवाओं के रूप में, मुद्रा के रूप में, या फिर कोई नहीं। आधुनिक अर्थव्यवस्था यानी जो मॉडर्न इकोनॉमी है, इसमें जो सेवाओं का पुरस्कार दिया जा रहा है ये मुद्रा के रूप में दिया जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, जेबी से एक मशहूर, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जेबी से, इनको पढ़ना है अच्छे से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो जेबी से हैं ये एक क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। ठीक है, चले अब इनके बारे में पढ़ लीजिए। जेबी से का बाजार नियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो MCQ हो। ठीक है, देखिए, जेबीसे का बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। ठीक है, से के अनुसार यानी जो जेबी से हैं इनके अनुसार अनुपात में पूर्ति बढ़ती है या घटती है, उसी अनुपात में ही उत्पादन के साधनों की क्रय शक्ति और मांग भी बढ़ती या घटती है। इस प्रकार मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, जेबीसे के बाजार नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्माण करती है, ये किसने कहा है? ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलें, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, ये स्टेटमेंट है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये किसने कहा है? जेमकिंस ने, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर पीगू ने, या फिर प्रोफेसर जेबीसे ने? बिल्कुल, देखें आपने पढ़ा है क्या, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, ये जेबीसे का स्टेटमेंट है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किन्स ने अपनी किताब द जनरल थ्योरी किस वर्ष में लिखी? यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको मिल गए, किस वर्ष लिखा गया और किसने लिखा है। ठीक है, तो देखें, द जनरल थ्योरी पुस्तक किसकी है? प्रोफेसर किन्स की है, और ये किताब जो है इन्होंने 1936 में लिखा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। देखें 22 नंबर क्वेश्चन आपका से यानी बाजार जेबी से के बाजार नियम के प्रमुख आलोचक कौन है? तो प्रोफेसर किन्स हैं। ठीक है, प्रोफेसर किन्स ने जेबी से के बाजार नियम को आलोचना की थी कि ये बाजार नियम इस तरह से है। कैसे है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इतना याद रखिएगा, से के बाजार नियम के प्रमुख आलोचक जेम किन्स थे। ठीक है, देखें, से का नियम यानी जो जेबी से हैं इनका नियम कहता है कि पूर्ति जो सप्लाई है अपनी मांग जो डिमांड है इसका निर्माण स्वयं करती है, और वहीं पर प्रोफेसर किन्स ने इसका विरोध किया और कहा कि किन्स ने, ठीक है, किन्स ने इस नियम को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि मांग पूर्ति से कम रह सकती है जिससे आर्थिक मंदी आ सकती है। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है? विनियोग माने क्या होता है? इसको इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, विनियोग, तो किन्स के अनुसार विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट से अभिप्राय है, तो वास्तविक इन्वेस्टमेंट से और वित्तीय इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, वास्तविक विनियोग और वित्तीय विनियोग दोनों से संबंधित है किन्स के अनुसार विनियोग का अभिप्राय। ठीक है, दोनों आपके करेक्ट हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ याद रखिएगा, देखें, किन्स के अनुसार विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसका अर्थ वास्तविक विनियोग यानी रियल इन्वेस्टमेंट और वित्तीय विनियोग यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट दोनों से होता है। वास्तविक विनियोग यानी पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीन, भवन यानी घर आदि में निवेश शामिल होता है, जबकि वित्तीय विनियोग में वित्तीय संपत्तियां जैसे शेयर मार्केट, बॉन्ड आदि में निवेश शामिल होता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, विनियोग संबंधी निर्णय निर्भर करता है पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर या फिर ब्याज की दर पर या फिर दोनों पर। विनियोग संबंधी यानी जो इन्वेस्टमेंट है उसका संबंध जो है निर्णय किस पर निर्भर करता है? तो यह ब्याज की दर पर और पूंजी की सीमांत उत्पादकता दोनों पर। सी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वास्तविक विनियोग का उदाहरण है। ठीक है, वास्तविक रियल इन्वेस्टमेंट का उदाहरण क्या है? शेयर खरीदना, बैंक में जमा खाता खोलना यानी सेविंग अकाउंट खोलना या फिर कोई भी अकाउंट खोलना। ठीक है, पुरानी फैक्ट्री खरीदना या फिर नई मशीन खरीदना। बताइए रियल इन्वेस्टमेंट का उदाहरण इन चारों में से क्या है? नई मशीन खरीदना क्या है? रियल इन्वेस्टमेंट का उदाहरण है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि एमपीसी, ठीक है, जो एमपीसी है वो एमपीएस दोनों का योग बराबर होगा तो क्या होगा? तो यदि एमपीसी और एमपीएस सदैव बराबर होंगे तो इसका जो मान होगा वो 1 होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। ठीक है, अब एमपीसी और एमपीएस क्या होता है गुरुजी? देखें, एमपीसी यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंसम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो एमपीएस है यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आय का वह हिस्सा जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता वह बचत में चला जाता है। इस प्रकार एमपीसी और एमपीएस का योग हमेशा 1 होता है। अच्छा, यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमपीसी प्लस एमपीएस, एमपीसी इक्वल टू एमपीएस। ठीक है, तो दोनों बताइएगा आप लोग। ठीक है, एक मैंने बता दिया, एक आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एमपीसी इक्वल टू 0 तब एमपीएस बराबर होता है। यदि एमपीसी 0 होगा तो जो एमपीएस है वो आपका 1 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग गुणांक की अवधारणा किसने दिया था? बताइए, विनियोग गुणांक की जो अवधारणा है वो प्रोफेसर किन्स ने दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। विनियोग गुणांक क्या है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की अवधारणा अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किन्स ने दी थी, जिन्होंने 1936 में अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में इसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया था, विनियोग गुणांक को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें प्रेरित विनियोग ये क्या है? देखें इनसेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो ये आपके आय पर निर्भर करता है, आपका इनकम कितना है इस पर निर्भर करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें प्रेरित विनियोग आय और लाभ की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात यानी आय और लाभ में होने वाले परिवर्तन से प्रेरित होता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है तब गुणांक का मूल्य, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ये बढ़ेगी तब जो गुणांक का मूल्य होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी यह बताता है कि आय में जो इनकम है उसमें एक अतिरिक्त इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में कितनी वृद्धि होती है, और जो गुणांक है ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश या फिर व्यय में एक इकाई वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आय में यानी इनकम में वृद्धि होने पर जब विनियोग में वृद्धि होती है तब यह कहलाता है गुणांक कहलाता है। ठीक है, जब आय में वृद्धि होगी तो विनियोग में वृद्धि होती है और इसको क्या कहेंगे? इसको गुणांक कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर इसका अध्ययन किया जाता है व्यष्टिगत अर्थशास्त्र में, समष्टिगत अर्थशास्त्र में, या इनमें से किसी में भी नहीं, या फिर दोनों में। सामान्य कीमत स्तर, ठीक है, ये आपका समष्टिगत अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं 32 का बी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था से जुड़े समग्र पहलुओं का अध्ययन करता है। कौन सा? किसमें? तो राष्ट्रीय आय में, कुल उत्पादन, कुल मांग, कुल आपूर्ति, रोजगार, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, चलें
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है? तो यह आपका पूर्ण प्रतियोगिता पर, पूर्ण रोजगार पर, और कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत इन सभी पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका राइट है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, स्फीतिक अंतरधारणा का प्रतिपादन किया, किसने किया? किन्स ने किया। बी ऑप्शन आपका राइट है, स्फीतिक अंतरधारण। ठीक है, स्फीतिक अंतरधारणा का जो प्रतिपादन है प्रोफेसर किन्स ने किया है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। स्फीतिक क्या होता है गुरुजी? स्फीतिक अंतराल क्या होता है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे। देखें, जब अर्थव्यवस्था, स्फीतिक अंतराल क्या है? तो जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी कुल मांग यानी जो एग्रीगेट डिमांड है और जो कुल आपूर्ति है यानी एग्रीगेट जो सप्लाई है इससे अधिक होती है, तो इस अंतर को स्फीतिक अंतराल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्स का रोजगार सिद्धांत है? जो प्रोफेसर किन्स है इनका रोजगार सिद्धांत है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है, अति दीर्घकालीन है, या सभी सत्य है? किन्स का जो रोजगार सिद्धांत है वो अल्पकालीन है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, इसका सूत्र है C/Y। ठीक है, जहाँ जो C है वो कुल उपभोग की प्रवृत्ति होती है और जो Y होती है ये कुल आय होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होती है? कुल आय होती है। चलें, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रभावी मांग रोजगार का वह स्तर जहां कुल मांग जो होती है वो कुल आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS तथा LM वक्र में संतुलन का अर्थ है। यदि इन दोनों में संतुलन होगा तो इसका मतलब है कि मुद्रा की जो मांग है और जो पूर्ति है इनमें समानता होगी, जो बचत है और जो निवेश है इसमें भी समानता होगी। दोनों आपके करेक्ट हैं, सी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूँ। देखिए, IS यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ बचत जो यस है और जो निवेश है आई इसमें समानता होती है। ठीक है, LM यानी लिक्विडिटी मनी कर्व उस बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहाँ मुद्रा की मांग जो एल है और जो मुद्रा की पूर्ति है एम उसमें भी समानता होगी। ठीक है, जब IS और LM वक्र का प्रतिच्छेदन, ठीक है, होता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा तथा वस्तु बाजार दोनों में संतुलन स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर देती है, यहाँ बाहर कर देती है। ठीक है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, कथन प्रस्तुत किया है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ग्रेसम महोदय ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखें, यहाँ पर आपके डाउट क्लियर होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह कथन ग्रेसम के नियम यानी ग्रेसम लॉ से संबंधित है, जिसे थॉमस ग्रेसम ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसको व्याख्या के रूप में मैंने समझाया है। देखें, ग्रेसम का नियम एक मौद्रिक सिद्धांत है जो बताता है कि जब एक ही धातु के सिक्के एक ही अंकित मूल्य के किंतु विभिन्न तौल एवं धात्विक गुणधर्म के एक साथ ही प्रचलन में रहते हैं तो बुरा सिक्का अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देता है। ठीक है, चले देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा पढ़ाने पर तो आप लोग PDF भी डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लास में जो मजा आएगा आपको अकेले में पढ़ने में नहीं आता है। ठीक है, देखिए, तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखते हैं 500 बच्चे और सब्सक्राइब उनमें से करते हैं बस 10 लोग। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सभी लोग, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आप ही लोगों के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, चलें टॉपिक पर आते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आपका, ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार बचत निवेश के बीच समानता किसके द्वारा लाई गई है? तो ब्याज की दर के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, ब्याज के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार बचत और निवेश के बीच समानता ब्याज की दर के माध्यम से लाई जाती है।
जो बचत की आपूर्ति और निवेश की मांग को संतुलित करती है। क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, क्लास को एक लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर कर दीजिएगा इसको व्हाट्सएप पर। जल्द ही मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।